हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11 के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में जानेंगे। यह हमारा सेट 1 है। इसके बाद सेट 2 और सेट 3 भी आपको चैनल में अपलोड मिलेगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आज का ये जो सेट है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे जरूर देख ले, इसे देख ले, याद कर ले, पढ़ ले और उसके बाद आप एग्जाम देने को जाए। ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यवसाय है, बिजनेस इज, ऑप्शन ए कला आर्ट, ऑप्शन बी विज्ञान साइंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे व्यवसाय की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यवसाय क्या है, कला है या विज्ञान है या फिर दोनों है। तो व्यवसाय कला या विज्ञान जानने से पहले हम कला और विज्ञान के अर्थ को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। तो किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना ही कला कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे तरीके से करना सीख जाता है, वह उस कार्य को अच्छे तरह से करने लगता है, तो कहा जाता है कि उसमें उस कार्य करने की कला आ गई है। तो किसी कार्य को सही ढंग से कुशलता पूर्वक करना ही कला कहलाता है। विज्ञान क्या है? तो किसी भी नियम और सिद्धांत पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कला और विज्ञान के अर्थ को जाना। तो व्यवसायिक कला कैसे है? प्रत्येक व्यवसायी जब व्यावसायिक कार्यों को करता है तो व्यावसायिक कार्यों को करते करते वह व्यावसायिक कार्य में इतना निपुण हो जाता है कि वह व्यवसाय से संबंधित कार्यों को कुशलता पूर्वक करने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय भी एक कला है। जिस तरह विज्ञान के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी तरह व्यवसाय के भी अपने नियम सिद्धांत है, जिसका प्रयोग करके प्रत्येक व्यवसायी अपनी व्यवसायिक क्रियाओं को भलीभांति संपन्न करता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय भी एक विज्ञान है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवसाय प्रेरणा देता है, बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू, ऑप्शन ए कर चोरी, टैक्स इवेशन, ऑप्शन बी उत्पादों में मिलावट, अल्टरेशन इन प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी कुशलता इफिशिएंसी, या ऑप्शन डी मूल्य वृद्धि। तो व्यवसाय हमेशा प्रेरणा देता है कुशलता के बारे में। आप जितने व्यवसायिक कार्यों को करेंगे आप उस कार्य में उतने ज्यादा कुशल होते जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ इसका आंसर होगा। व्यवसाय कभी भी कर चोरी, उत्पाद में मिलावट या मूल्य वृद्धि करने की प्रेरणा नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं कहलाती है। The occupation in which people work for others regularly and get remuneration in return is, option A व्यवसाय business, option B रोजगार employment, option C पेशा profession, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, none of these। तो वह क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, तो वह रोजगार कहलाती है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम दोनों ऑप्शन के बारे में बात करें तो व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मुद्रा के रूप में किया जाता है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यदि प्रोफेशन की बात करें तो वह क्रिया जिसको करने के लिए किसी विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण लेकर किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है तो उसे पेशा के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार पेशा और व्यवसाय दोनों इस क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे बल्कि रोजगार होगा। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका क्षेत्र सबसे व्यापक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द विडेस्ट स्कोप? ऑप्शन ए व्यापार ट्रेड, ऑप्शन बी वाणिज्य कॉमर्स, ऑप्शन सी व्यवसाय बिजनेस, या ऑप्शन डी उद्योग या इंडस्ट्री। तो यहाँ पे व्यवसाय का क्षेत्र जो है सबसे व्यापक होता है, सबसे बड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है? ऑप्शन ए आर्थिक इकोनॉमिक, ऑप्शन बी अनार्थिक नॉन इकोनॉमिक, ऑप्शन सी आर्थिक व अनार्थिक दोनों, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन चलाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है,
और आर्थिक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है ताकि उस धन से व्यक्ति अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित है? बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए हैने, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी बाटली बॉय, या ऑप्शन डी व्हीलर। तो यह कथन व्हीलर जी का, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्य कॉमर्स। ऑप्शन ए व्यवसाय का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी व्यापार का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड। ऑप्शन सी उद्योग का अंग है, इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर वाणिज्य जो है वो व्यवसाय का अंग है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? बिजनेस इन विच फर्स्ट इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज कैरिड कोल्ड। ऑप्शन ए निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन बी आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन सी पुनः निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऐसे व्यापार जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है उसे पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक उद्योग, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन सी एकत्रीकरण उद्योग, असेंबलिंग इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी संश्लेषक उद्योग, सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग जो है वो प्रक्रियात्मक उद्योग है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रक्रियात्मक उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें कच्चे माल को कई प्रक्रियाओं से, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिर कोई नई वस्तु तैयार होती है, जैसे जूट उद्योग, इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग, ये सारे प्रक्रियात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन। ऑप्शन ए कम पूंजी की आवश्यकता हो, लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, लार्ज कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी पूंजी की आवश्यकता नहीं हो, कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो एकाकी व्यापार उन व्यापार के लिए सर्वोत्तम है जहां पे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकल व्यापार में इन सोल ट्रेडिंग। ऑप्शन ए पूर्ण गोपनीयता है, फुल सिक्रेसी। ऑप्शन बी गोपनीयता नहीं है, नो सिक्रेसी। ऑप्शन सी गोपनीयता नाम मात्र की है, सिक्रेसी इज नॉमिनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एकल व्यापार में पूर्ण गोपनीयता रहती है, फुल सिक्योरेसी रहती है, क्योंकि वहां पे व्यापार का मालिक जो होता है वो अकेला एक व्यक्ति होता है, उसे ही व्यापार के समस्त हानि को सहना पड़ता है, व्यवसाय से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, व्यापार से संबंधित सभी क्रियाओं को करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में उनकी जो गोपनीयता होती है वह एक ही व्यक्ति तक सीमित होती है, इसलिए वहां पे पूर्ण गोपनीयता पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन होता है। द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज। ऑप्शन ए स्थिर, स्टेबल। ऑप्शन बी अस्थिर, अनस्टेबल। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो जीवन होता है वो अस्थिर होता है, क्योंकि एकल व्यवसाय अकेला एक व्यक्ति ही करता है, और उस व्यक्ति को यदि किसी तरह से तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, और यदि अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, तो वैसी स्थिति में वह व्यवसाय बंद हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए एकल स्वामित्व व्यवसाय को अस्थायी व्यवसाय माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय। ऑप्शन ए हिंदू अधिनियम, हिंदू लॉ। ऑप्शन बी मुस्लिम अधिनियम, मुस्लिम लॉ। ऑप्शन सी अंग्रेजी अधिनियम, इंग्लिश लॉ, या ऑप्शन डी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है वो हिंदू अधिनियम के आधार पर चलता है, हिंदू अधिनियम द्वारा संचालित होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया जाना जाता है। द हेड ऑफ द Joint Hindu family business is known as। ऑप्शन ए स्वामी, प्रोप्राइटर। ऑप्शन बी प्रबंधक, मैनेजर। ऑप्शन सी कर्ता,
या ऑप्शन डी प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है उसे कर्ता के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फर्म में साझेदारों का दायित्व है। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज ऑप्शन ए सीमित, लिमिटेड, ऑप्शन बी असीमित, अनलिमिटेड, ऑप्शन सी बराबर, इक्वल या ऑप्शन डी अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट। तो साझेदारी फर्म में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एकाकी व्यापार के स्वामी और साझेदारी व्यापार में साझेदारों दोनों का दायित्व जो होता है असीमित होता है, लेकिन यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूर्वाधिकारी अंशधारियों को साधारणतया प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव नॉर्मली, ऑप्शन ए मत देने का अधिकार नहीं होता है, नो वोटिंग राइट्स, ऑप्शन बी सीमित मत देने का अधिकार होता है, लिमिटेड वोटिंग राइट, ऑप्शन सी पूर्ण मताधिकार होता है, फुल वोटिंग राइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केवल समता अंशधारियों को यानी कि इक्विटी शेयर्स होल्डर को ही मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में साझेदार कौन हो सकता है? हु कैन बी अ पार्टनर? ऑप्शन ए फर्म, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी व्यक्ति या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति ही किसी फर्म का साझेदार हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक निजी कंपनी वह है जिसमें प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच, ऑप्शन ए अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन बी अंश स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं, शेयर्स कैन बी ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी अंशों के हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज, ऑप्शन ए प्रविवरण प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी अंतर नियम आर्टिकल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यह कंपनी का संबंध सार्वजनिक कंपनी से है, सरकारी कंपनी से है। तो कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रलेख होता है वह पार्षद सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसे ही कंपनी का चार्टर कहा जाता है, जिसमें कंपनी के सारे उद्देश्य, कार्य सीमा सारे लिखे होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सरकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 10। तो सहकारी समिति के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 10 होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है? Which is the most stable form of business organization? ऑप्शन ए एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या ऑप्शन डी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे जो व्यवसाय के चारों प्रारूप दिए गए हैं उसमें संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो है इसका स्वरूप जो होता है सबसे स्थायी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के जो मालिक होते हैं अंशधारी कहलाते हैं और अंशधारी की संख्या बहुत अधिक होती है। कंपनी में इतने ज्यादा अंशधारी होते हैं कि किन्हीं के आने जाने या किसी भी प्रकार कंपनी को छोड़ने से इस कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जो जीवन होता है वह स्थायी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना है। In a private enterprise, audit is, ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी ऐच्छिक ऑप्शनल, ऑप्शन सी अनावश्यक अननेसेसरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। निजी उपक्रम में यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज में ऑडिटिंग जो होता है वह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यदि सरकारी उपक्रम की बात करें तो वहां पे अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है।
गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन ए संसद द्वारा, बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा, बाय स्टेट असेंबली, या ऑप्शन सी भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, या ऑप्शन डी बैंकिंग अधिनियम द्वारा, बाय बैंकिंग एक्ट। तो सरकारी कंपनी की जो स्थापना होती है वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, ऑप्शन ए स्थानीय लोकल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नेशनल, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र पूछा जा रहा है। बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, जो बहुत सारे राष्ट्र मिलकर जो कंपनी का निर्माण करते हैं उनका क्षेत्र क्या होगा, तो उनका क्षेत्र तो अंतरराष्ट्रीय होगा, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र मिलकर बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे अधिक दर से ब्याज मिलता है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन, ऑप्शन ए चालू खाते पर करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी स्थायी जमा खाते पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन सी बचत खाते पर सेविंग अकाउंट, या ऑप्शन डी घरेलू गोलक खाते पर होम सेफ अकाउंट। तो सबसे अधिक दर पर ब्याज जो होता है वो हमेशा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है, क्योंकि वहां पर कस्टमर जो है एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास जमा कर देती है और उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही उस रुपये की वापसी ग्राहक को की जाती है और उस पूरी अवधि में वो पैसा बैंक के पास होता है और बैंक उन पैसों का प्रयोग करके लाभ कमाता है, उसका कुछ हिस्सा वह अपने ग्राहक के खाते पे भी देता है, इसलिए वहां पर ब्याज की जो दर होती है वो अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, ऑप्शन ए स्थायी जमा खाता फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन बी बचत खाता सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी चालू खाता करंट अकाउंट, या ऑप्शन डी आवर्ती जमा खाता रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट का अर्थ होता है आपके खाते में जितने रुपया बैंक आपको उससे ज्यादा रुपया निकालने की स्वीकृति देता है, सुविधा देता है, तो उसे अधिविकर्ष कहा जाता है और ये सुविधा हमेशा चालू खाते धारक को ही मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बीमा के पक्षकार होते हैं। पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस आर, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 5। तो बीमा के जो पक्षकार होते हैं दो ही पक्षकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सामुद्रिक बीमा पत्र की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ मेरिन इंश्योरेंस पॉलिसी इज, ऑप्शन ए 1 वर्ष 1 ईयर, ऑप्शन बी 3 वर्ष 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 वर्ष 2 ईयर्स, या ऑप्शन डी 5 वर्ष 5 ईयर। सामुद्रिक बीमा पत्र की जो अवधि होती है वो हमेशा 1 वर्ष की होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इन, ऑप्शन ए 1737, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1837, या ऑप्शन डी 1947। तो भारत में डाक सेवा का जब प्रारंभ हुआ था वो अवधि थी 1837, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जीवन बीमा में सबसे कम प्रीमियम दर होता है। इन लाइफ इंश्योरेंस लोवेस्ट प्रीमियम रेट इज इन, ऑप्शन ए संयुक्त जीवन बीमा पत्र ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ऑप्शन बी बंदोबस्ती बीमा पत्र इंडोमेंट पॉलिसी, ऑप्शन सी वार्षिक बीमा पत्र एन्युटी लाइफ पॉलिसी, या ऑप्शन डी आजीवन बीमा पत्र होल लाइफ पॉलिसी। तो जीवन बीमा में सबसे जो कम प्रीमियम की दर होती है वह वार्षिक बीमा पत्र में होती है, एन्युटी लाइफ पॉलिसी में होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, ऑप्शन ए पुस्तकालयों में, इन लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी विश्वविद्यालयों में, इन यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी व्यवसाय में, इन बिजनेस, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह, इन ऑल द अबव। तो इंटरनेट का प्रयोग तो आज के डेट में सभी जगह होता है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता है। पुस्तकालय में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है और विश्वविद्यालय में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बंधक भंडारगृह स्थित होते हैं। Bonded warehouses are situated at, ऑप्शन ए हवाई अड्डा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी बस स्टैंड, ऑप्शन सी बंदरगाह पोर्ट, या ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन। तो बंधक भंडारगृह जो होते हैं वो हमेशा बंदरगाहों पर स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से परिवहन का आर्थिक लाभ किससे है। ऑप्शन ए श्रम की गतिशीलता मोबिलिटी ऑफ लेबर, ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर उत्पादन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी बाजार का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ मार्केट,
या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से, फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। तो परिवहन का आर्थिक लाभ जो है बड़े पैमाने के उत्पादन से है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स से अभिप्राय है। ई कॉमर्स मीन्स ऑप्शन ए इंजीनियरिंग कॉमर्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स कॉमर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ऑप्शन डी इनमें से सभी। ई कॉमर्स में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए ऑप्शन सी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ। इमर्जेंस ऑफ ई कॉमर्स वॉज इन ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1980। तो ई कॉमर्स का जब प्रादुर्भाव हुआ था 1970 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्रलेख में कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए नियम तथा नियमन वर्णित होते हैं? Which of the following document contain rule and regulation of internal management of the company? ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कंपनी के आंतरिक प्रबंध के जितने भी नियम और उपनियम वर्णित होते हैं वो पार्षद अंतर नियम में वर्णित होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वर्णित होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है पार्षद सीमा नियम, इसमें कंपनी के बारे में सारी बातें होती है कि कंपनी के क्या अधिकार होंगे, कंपनी के क्या सीमाएं होंगी, कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे। तो इस प्रकार ये कंपनी के बारे में बात करती है और ये कंपनी अंतर्नियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, पार्षद अंतर्नियम में उन्हें ही समावेश किया जाता है। और प्रविवरण जो है वो शेयर इशू करने से पहले जारी किया जाता है। प्रविवरण में कंपनी से संबंधित सारी बातें लिखी होती है और इन्हीं प्रविवरण को पढ़ने के बाद ग्राहक अंश खरीदने के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार प्रविवरण जो है ग्राहकों को अंश खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी के अंशधारी होते हैं। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर ऑप्शन ए स्वामी ऑनर्स, ऑप्शन बी ऋणदाता क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी देनदार डेटर्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऋण पत्रों पर ब्याज देना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी ऐच्छिक वॉलंटरी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि जब कोई कंपनी ऋण लेती है और बदले में जब डिवेंचर इशू करती है तो उस ऋण पत्र में ऋण का जो भी ब्याज होता है उसका उल्लेख होता है और प्रत्येक कंपनी को ऋण पत्र पर ब्याज देना अनिवार्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, थोक व्यापारी माल बेचते हैं। होलसेलर्स सेल गुड्स, ऑप्शन ए सीधे उपभोक्ताओं को डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी फुटकर व्यापारियों को टू रिटेलर्स, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को डाक के द्वारा टू कंज्यूमर्स थ्रू पोस्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। थोक व्यापारी जो होते हैं वो फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं और फुटकर व्यापारी जो होते हैं उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अधिक मात्रा में उधार बेचने वाला है। मोर क्रेडिट सेल्स आर डन बाय ऑप्शन ए थोक व्यापारी होलसेलर, ऑप्शन बी फुटकर व्यापारी रिटेलर, ऑप्शन सी उत्पादक प्रोड्यूसर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अधिक मात्रा में उधार में माल थोक व्यापारी बेचते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि थोक व्यापारी जो होते हैं उनके पास पूंजी ज्यादा होती है। थोक व्यापारी मैन्युफैक्चरर से उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद लेते हैं, माल खरीद लेते हैं। ये थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार में माल बेचते हैं और जब फुटकर व्यापारी अपने माल की बिक्री कर लेते हैं तो फिर वे थोक व्यापारियों को पेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह 40वां MCQ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए काम का हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।